वेलकम टू बिगनिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, विश्व बैंक पर चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, ये कैसे काम करती है, भारत का इसमें क्या अहम भूमिका है, ये किन किन संस्थाओं के माध्यम से कार्य करती है। तो इन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो एमपीपीएससी या यूपीएससी वाले छात्र हैं वो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से मेंस में 3 नंबर के लिए 6 नंबर के लिए काफ़ी क्वेश्चन लिखने को आते हैं। चलिए, तो विश्व बैंक ग्रुप, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। इसके वर्तमान में कुल सदस्य है कितने? 189, 189 सदस्य अभी हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्तमान प्रमुख इसके हैं जिम यांग किंग। कौन है वर्तमान प्रमुख? जिम यांग किंग। इसका उद्देश्य क्या है? आखिर ये वर्ल्ड बैंक का गठन क्यों हुआ? इसका निर्माण कैसे हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्षतिग्रस्त विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति में थी। तो ऐसी स्थिति में जो क्षतिग्रस्त विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका पुनर्निर्माण और विकास करना ही इसका उद्देश्य था। परंतु आज के परिवेश में हम बात करें तो विश्व बैंक न केवल पुनर्निर्माण और विकास पर परंतु सतत एवं सर्वांगीण विकास के साथ साथ गरीबी उन्मूलन, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य, सिंचाई जैसे कई महत्वपूर्ण जो है इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। विश्व बैंक का निर्माण, कुछ पॉइंट आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि विश्व बैंक का निर्माण किसके तहत हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। सदस्य राष्ट्रों को उनकी शेयरधारिता के आधार पर वोटिंग राइट्स प्राप्त होता है। क्या है प्रिय साथियों कि जो सदस्य राष्ट्र होते हैं इनको उनकी शेयरधारिता के आधार पर ही वोटिंग राइट्स प्राप्त होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि हमेशा यूरोपियन कंट्री या पश्चिमी देशों के व्यक्ति ही इसके क्या बनते हैं? प्रमुख बनते हैं। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो देश मेंबर होगा वो स्वतः ही विश्व बैंक का सदस्य हो जाता, अलग से सदस्यता ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं होती है। विश्व बैंक की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, ये अपनी महत्वपूर्ण संस्थाओं के माध्यम से काम करता है। IBRD, यदि हम वास्तविक रूप से देखें दोस्तों तो IBRD और IDA इन दोनों को मिलाकर ही वर्ल्ड बैंक का निर्माण होता है। इसको ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास का। तो देखिए, IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार इसका हिंदी नेम पूछा जाता है कि IBRD को क्या कहते हैं या विश्व बैंक का अन्य दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नष्ट हुई अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और विकास करना, किंतु वर्तमान में है किसके? गरीबी उन्मूलन हो, रोजगार हो, पूंजी निवेश हो, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, स्वास्थ्य हो, इन सब क्षेत्रों पर ये क्या कर रही है? कार्य कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है इसकी
IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अल्प विकसित और विकासशील देश है, जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं, अल्प विकसित और विकासशील देश हैं को उनके सामाजिक आर्थिक विकास करना, और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या काम करती है, दीर्घकालिक ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराती है। इसे विश्व बैंक की एकल खिड़की भी कहा जाता है। तो जो अति पिछड़े देश है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उनको क्या काम करती है, जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं उनको सामाजिक आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। ये इसका मुख्य काम है। इसकी अगली संस्था है दोस्तों मीगा, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ये क्या काम करती है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। जैसे आप देख रहे होंगे कि भारत है, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में क्या काम कर दिया है, 100% FDI ला लिया है, अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है इसको प्रोत्साहित करना ही मीगा का पर्पस है। दीर्घकालिक, साथ ही ये दूसरा क्या काम करती है, दीर्घकालिक विकासात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है। सरकारी कंपनियों के निजीकरण करने के लिए निवेश हेतु प्रोत्साहित करती है। मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं कि उनके निजीकरण के लिए निवेश हेतु ये प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमारी भारत सरकार ने कई ऐसी जो सरकारी उपक्रम थे, सार्वजनिक उपक्रम थे, उनको प्राइवेट सेक्टर को हमने उसकी जिम्मेदारी सौंप दी। उसका कारण क्या है कि उसका रख रखाव हर चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हो रहे। यहाँ तक कि आप अभी जो हमारा क्या कहते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन देखोगे प्राइवेट सेक्टर का, वहीं पे हमारा लाल किला देखोगे उसको प्राइवेट सेक्टर को रख रखाव के लिए दे दिए। तो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है। इसकी अगली संस्था है दोस्तों ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। देखिए यह एक प्रकार का क्या है, प्रशासनिक निकाय है। ये क्या काम करता है कि सदस्य देश और निजी निवेशकों के मध्य उत्पन्न मतभेदों को दूर करता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई मैंने यहाँ पे संपत्ति अपना, जैसे कोई विदेशी कंपनी भारत में आई, उसने क्या काम किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आधारभूत संरचना का जो है वहाँ पे काफ़ी लागत लगाया, दोनों के बीच में किसी कारणवश विवाद हो गए, मतभेद हो गए, तो उन मतभेदों को दूर करने के लिए क्या आया है, ICSID। इसकी अगली संस्था है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका मुख्य कार्य क्या है कि निजी संस्थागत निवेश को प्रोत्साहित करना। मतलब कोई देश है, उस देश में कोई निजी कंपनी है, वो किसी निवेशक, ये क्या काम करती है, निजी संस्थागत निवेश को प्रोत्साहित करती है ना, जिसको हम प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा है लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, ये निवेश के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। अब कुछ महत्वपूर्ण हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत और विश्व बैंक का क्या रोल रहा है। फिर आगे हम चर्चा करेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो कि WTO से भी जुड़ा हुआ है और हमारी कौन सी इकोनॉमी से, जो हमारी पहले 1991 तक आपको पता होगा कि भारत क्लोज इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। लेकिन 1991 के बाद ऐसा क्या परिवर्तन आया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के लिए खोल दी गई। तो भारत जो है विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य रहा है और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के आधार पर ये पता चलता है कि पिछले 70 वर्षों में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने ऋण लिया है विश्व बैंक से तो वो है कौन, भारत। कौन है, भारत। और भारत ने ये जो ऋण लिया है ये दीर्घावधि का ऋण है और इसने जो लिया है सर्व शिक्षा मिशन के लिए,
स्वास्थ्य सेवा के लिए, ग्रीन इंडिया मिशन के लिए, कृषि एवं सिंचाई के लिए, प्राकृतिक गैस। और अभी आपको पता होगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है और इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक से एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता लिए हुए है। तो इस प्रकार से भारत सबसे ज़्यादा ऋण प्राप्त करने वाला देश है। भारत विश्व बैंक का 7वां बड़ा शेयर धारक है, जिसके अंश 3.02% है। भारत की अंशुला, यदि हम बात करें तो अभी जो भारत की अंशुलाकांत है वो विश्व बैंक की भारत की ओर से प्रतिनिधि हैं। आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक समय समय पर कई प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये पीएससी, यूपीएससी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। विश्व बैंक द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ये डूइंग, एक तो क्या काम करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। दूसरा, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तीसरा, ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। और चौथा है, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस तरीके से ये 4 प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2030 तक हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और वो लक्ष्य ये है कि अत्यधिक गरीबी खत्म करना, जिसमें ऐसे लोगों का प्रतिशत 3 से अधिक ना हो जो प्रतिदिन $1.90 से कम कमाते। इसका मतलब ये है कि हमको ये करना है कि गरीबी का उन्मूलन करना है। दूसरी चीज़, हमको ये ध्यान रखना है कि 3% से अधिक गरीब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको गरीबी कम करना है। सबकी इनकम कितनी करना है, क्योंकि अभी इसकी जो गरीब रेखा का निर्धारण है वो 1.90 प्रतिदिन के हिसाब से गरीबी का आकलन किया जाता है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति, वर्ल्ड बैंक के आधार पर कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन $1.9 से कम कमाता है तो वह गरीब है। अगर वो प्रतिदिन इससे अधिक कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। दूसरा लक्ष्य है कि प्रत्येक नीचे के देशों में 40% तक आय में वृद्धि करना। मतलब ये है कि जो अति गरीब अल्प विकसित देश है उनकी आय में 40% तक वृद्धि करना, ये हमारा लक्ष्य है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बतलाता हूँ आपको कि दरअसल क्या होता था कि जब भी हो हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते थे, और जब वर्ल्ड बैंक के पास जाते थे तो वर्ल्ड बैंक क्या काम करता था, हमको ऋण दे देता था, हमारा काम आसानी से चलता था। हम बार बार यही प्रोसेस 3 बार गए, 4 बार गए। लेकिन अब क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक को ये आभास होने लगा कि अगर हम इसी तरीके से ऋण देते रहे तो फिर वसूली किस प्रकार से हो पाएगी, कैसे ये देश अपना ऋण चुकाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने 1991 में क्या काम किया, जब हमारे यहाँ एक आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई, जैसे अभी वर्तमान में है, ऐसी हमको आर्थिक संकट की स्थिति, क्योंकि लॉकडाउन के चलते अभी वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, और अभी आपको पता होगा कि IMF हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इसने कहा है कि इस बार हमारी जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी, है ना। 0.5% तक ही आकलन किया जा रहा है विश्व के। तो क्या हुआ कि 1991 में जब हम वर्ल्ड बैंक के पास गए तो वर्ल्ड बैंक ने क्या काम किया, ये हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए शर्त रख दिया कि भैया आप एक काम करो, हम ऋण तो दे रहे हैं आपको, लेकिन आप ऋण चुकाने के लिए हमारी कुछ शर्तें आपको माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये शर्त हमारे हित में नहीं, आपके हित में जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 1991 में, कब? 1991 में LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसका मतलब क्या था कि भैया हमारे यहाँ जो कोटा राज्य है, जो लाल फीताशाही है, उसको दूर करना, नीतियों को बहुत ही सरल और उदार बनाना।
ये हमारा उद्देश्य था। जैसे आपने देखा होगा पहले हम क्या काम करते थे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते थे या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते थे, तो चक्कर ही काट रहे हैं, कभी पटवारी के, कभी एसडीएम के, तो हमको एक लंबा समय लगता था। लेकिन आपने देखा होगा आज हमारे यहाँ जन सुविधा केंद्र हो गए हैं, हम गए 2 दिन के अंदर हमको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है, लाइसेंस हम ऑनलाइन। आज आप देख रहे होंगे पहले हम रेलवे के एग्ज़ाम देते थे, फॉर्म भरते थे, तो 2-2 3-3 साल तक हमारे एडमिट कार्ड नहीं आते थे, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबी होती थी। आज ये देखिए आप कितनी पारदर्शिता आ गई है। तो ये सब चीज़ों में क्या हुआ, आज कोई विदेश